तो आज हम ट्रायंगल पे बात करेंगे। 10th क्लास में हम सिमिलर ट्रायंगल पे वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है। और बेसिकली 9th में आपने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू फिगर्स पे बात किया है। कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब क्या था, ये बताओगे? इक्वल एरिया। हाँ हाँ, अगर दोनों चीजें ओवरलैप कर जाएं, दैट इज नोन एज कॉन्ग्रुएंस। एक टर्म आएगा कॉन्ग्रुएंस और एक टर्म आएगा सिमिलर। तो जब तक हम दोनों के चीजों को समझेंगे नहीं, हम चीजों को समझ नहीं सकते। इसको बंद कर दो, बुक बंद कर दो। बुक में कोई खास चीज नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्राइंगल, इसका मतलब होता है सेम शेप एंड सेम साइज, ओवरलैप विद ईच अदर, ठीक है। ओवरलैप विद ईच अदर, ठीक है। और यहां क्या है? सेम काइंड ऑफ शेप but dimension may or may not vary or change. उमा शंकर अग्निहोत्री जी के आईडी से कौन है? अपनी आइडेंटिफिकेशन दे दें, अदरवाइज मैं हटाऊं। उमा शंकर अग्निहोत्री जी के आईडी से अच्छा, समृद्धि। जैसे यहां पर अगर आप सर्किल पे बात कर रहे हैं, इसका रेडियस 5 है, तो इस सर्किल का भी रेडियस 5 ही होगा। सिमिलर फिगर मतलब कॉन्ग्रुएंस। यहां अगर मैं दो सर्किल ले रहा हूं, एक 5 है और एक 10 रेडियस है, डबल ही होना जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो ये दोनों सिमिलर फिगर हैं, ठीक है। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं इक्विलैटरल ट्रायंगल में 666 एंगल्स आर 60 डिग्री। ये भी 666 एंगल्स आर 60 डिग्री। यहां पर 666 एंगल्स 60 डिग्री होंगे, ये भी 60 डिग्री। एंगल्स में चेंज, जिस तरीके का ट्रायंगल है ये भी सिमिलर है। कॉन्ग्रुएंस फिगर जो है वो सिमिलर होते हैं। कॉन्ग्रुएंस फिगर विल बी सिमिलर, बट सिमिलर फिगर मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। क्यों? मैं 999 का भी तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना सकता हूं। ये दोनों भी सिमिलर हैं। मैंने बताने की कोशिश की कि कॉन्ग्रुएंट फिगर विल बी सिमिलर डेफिनेटली,
बट सिमिलर फिगर मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। बात समझ में आई? कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होंगे, बट सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो ये जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी। दे मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? नोट कर। हाँ कार्तिक, नहीं ट्रायंगल की ये मतलब किसी भी उसमें खास बात ही यही है कि आप शेप में चेंज नहीं कर सकते। अगर एंगल अलग अलग है तो फिर वो कॉन्ग्रुएंट नहीं मतलब सिमिलर नहीं माने जाएंगे, भले वो ट्रायंगल है। मतलब आप कहना चाहो कि 90, 45 एंड 45 तो वो इक्विलैटरल के सिमिलर नहीं है। ठीक है बेटा, अभी हम बात करेंगे। अब हमारी बातचीत होगी, बना लिया? ये लिख लेना, congruent figure, sorry, congruent figure will be similar, congruent figure will be similar, congruent figure will be similar, but similar figure may or may not be congruent, may or may not be congruent। कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं और नहीं भी। ये रहे हो सकने वाली कंडीशन और ये रही नहीं होने वाली कंडीशन। देखो बेटा, कहीं ना कहीं अब एक बात समझने की कोशिश करना, नाइन्थ का इतना बड़ा यूज तो नहीं आएगा, लेकिन उसके अप्रोच, उसकी चीजों की कॉन्ग्रुएंसी में होती क्या थी, हम देखते क्या थे, हम इसके बारे में ये यूज तो आएगा। ठीक है, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं, अदरवाइज फिर हमारे चीज़ों में क्लैरिटी नहीं आएगी। उन बच्चों को दिक्कत आएगी जिनको 11th में दिक्कत, मतलब सॉरी 9th में दिक्कत रही है। लिखिए कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्राइंगल और क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्राइंगल। कंडीशन लिख लें, क्राइटेरिया लिख लें। कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्राइंगल्स। अब इसके प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्या कंडीशंस हैं उसके बारे में बात करना है। एक कंडीशन था आपके पास, साइड एंगल, साइड SAS क्राइटेरिया था, नोट करते चलो। दूसरा है एंगल, साइड एंगल।
देखो साइड एंगल, साइड को आप कुछ और नहीं लिख सकते, साइड साइड एंगल नहीं कर सकते, ये याद रखना। वहां पर है साइड एंगल, साइड मतलब जिन दो साइड्स के बीच के एंगल के बारे में आप बात कर रहे हो वहीं पे बात होगी, ठीक है। लेकिन अगर दो एंगल सेम है, एंगल साइड एंगल, अगर किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल सेम है तो सोचो थर्ड भी सेम होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, 100% होगा। तो चाहे आप एंगल साइड एंगल बात करें और साइड एंगल एंगल बात करें, ये दोनों ही चीजें वैलिड है। आप ए एस ए कह लें और साइड एंगल एंगल कह लें, एक ही चीज, एस ए ए। ए एस कह लो या एस ए कह लो, एक ही बात। दो अलग अलग बातें हैं क्या मानो? पूछना चाह रहा हूं मैं। ये दो अलग अलग बातें हैं क्या? रीजन देखो, हमेशा समझने की कोशिश करना। आप ये साइड ये दो एंगल लेना चाहते हो तो बट ऑब्वियस है ये वाला एंगल अगर ये दोनों अगर सेम है तो ये भी तो सेम होगा। समझ रहे हो मानो? अब चाहे तुम एस ए लिखो या ए एस ए लिखो या ए एस लिखो, अरे हाँ या ना भाई? दो ट्रायंगल केवल एंगल सेम होने से कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। कॉन्ग्रुएंसी का क्या मतलब है? एग्जैक्टली सेम फिगर। अभी हमने क्या बात किया था? इक्विलैटरल ट्रायंगल पे बात किया था, और उस इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या दिखाया था हमने कि दो ऐसे ट्रायंगल हैं जिनकी साइड्स अलग अलग हैं। बताया था ना? नहीं बताया था? नहीं। इन दैट केस इक्विलैटरल ट्रायंगल होने के लिए केवल एंगल सेम हो जाने से ही कॉन्ग्रुएंसी नहीं आ सकती, एक साइड तो सेम दिखाना पड़ेगा। खैर, हाँ, अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं, ट्रिपल एस क्राइटेरिया, ट्रिपल एस क्राइटेरिया, साइड 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 क्राइटेरिया, यहां मैंने सब कुछ कवर कर दिया। एस ए मतलब ए एस ए भी कवर कर दिया, मैंने ए एस भी लिख दिया। ट्रिपल एस क्राइटेरिया मतलब साइड 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 क्राइटेरिया। आरएचएस क्राइटेरिया, बट क्लियर है फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। आया ना?
कोई दिक्कत है? R स्टैंड फॉर राइट एंगल, H स्टैंड फॉर hypotenuse, S stand for any other two side, any other. It may be the perpendicular side, it may be the base side. Okay? अब हमारी बातचीत है, देखो इसका यूज आपके 10th में आएगा, ये भी बता रहा हूं। अब हमारी बातचीत चलती है सिमिलैरिटी। एक पर्टिकुलर प्रूफ है, वो कभी सीबीएसई में डायरेक्टली आपसे पूछा भी जा सकता है, इसलिए वो प्रूफ भी आप जानेंगे। आप अपने एनसीईआरटी में फिगर्स देखो, बहुत ज़्यादा थ्योरी और उस पर वर्कआउट करने का वो चीज़ें नहीं है। 6.1 कंप्लीट कर लेना, कुछ चीज़ों से आप देखेंगे तो 6.1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। हमारी बातचीत हम कुछ करना चाहते हैं, प्लीज हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड 6.1 अब तुम कंप्लीट कर लेना। हाँ ठीक है। अब हमारी बातचीत है सिमिलर फिगर पे, सिमिलर ट्रायंगल। आप समझने की कोशिश करना, मैं बाकायदा प्रूफ भी कराऊंगा, और एक प्रूफ ऐसा है जिसको मुझे खुद को 2 बार समझाना पड़ेगा, तब वो पकड़ में आएगा कि वो आया कैसे है। लेकिन उसका एप्लीकेशन हम और आप कर सकते हैं। बाकायदा थ्योरम के प्रूफ में पहले भी, जो आपके सिलेबस में नहीं था दूसरे चैप्टर्स में, वो भी प्रूफ दिए, वही सब दिया ही ना। जो क्वाड्रेटिक, ओ देवी सुन ले, जो मैंने क्वाड्रेटिक में नेचर ऑफ रूट से पहले का जो डेरिवेशन दिया, ax² + bx + c पैराबोला और वो सब बना बुनू करके, तो ऐसा नहीं है कि इसका प्रूफ जहां मुझे पता है कि एक प्रूफ इंपॉर्टेंट है वो भी मैं दूंगा और 2 बार समझाऊंगा तो समझ में आएगा। एक बार में आपको सिर्फ ये पता पड़ेगा कि आउटलाइन क्या है और कैसे देख रहे हैं, एम समझाऊंगा, उसके नेक्स्ट डे पे अपन बातचीत करेंगे सारी, तो वो सारी बातचीत होती चली जाएगी। अभी आप समझने की कोशिश करना, अगर हम एक एंगल को फिक्स कर दें, ठीक है, 2 साइड्स हमने बनाई, अब ये एंगल हमने फिक्स कर दिया। अब अगर हम पैरेलल, इसका मतलब क्या है, सिमिलर ट्रायंगल में जो आपके तीनों एंगल हैं वो सेम होंगे। सिमिलर ट्रायंगल में हमने क्या कहा, ट्रायंगल का नेचर सेम होगा। पहला हेडिंग तो ये डालो, इन सिमिलर ट्रायंगल all the angles are same. In similar triangle, all the angles are same. एंगल सेम कर दो, ठीक है, लाइन चेंज करो, लिखो their corresponding sides अरे लिख ले भाई, their corresponding sides are in same proportion, जिसे अपन कहते हैं ना प्रोपोर्शनेट। क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनेट। their corresponding sides are in same proportion. चलो, जैसे मानो एक बार के लिए समझने की कोशिश करना, ये लाइन इनफाइनाइट तक जाना था, अब कहीं भी पैरेलल लाइंस ड्रॉ करो, पैरेलल,
ये L1 कह लो, ये L2 कह लो, ये L3 कह लो, ये L4 कह लो। अगर लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा? कौन सा एंगल कहलाता था? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल और इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ये वाला अगर एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 हुआ, ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 हुआ, ये 1 है तो इसको 2 कहोगे तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2। अब आप खुद सोचो, ये एंगल आपने ए मुझे दे रखा है, इसको मैं कह देता हूं B1C1, B2C2, B3C3, B4C4। अब बताओ कि ये ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल हैं कि नहीं? ट्रायंगल AB1C1 and triangle AB2C2 are similar. ये दोनों पैरेलल है। हाँ, B1C1 इज पैरेलल टू B2C2। हमने कहा L1 इज पैरेलल टू L2 इज पैरेलल टू L3 इज पैरेलल टू। कर लो नोट। ठीक है, इसका सिंबल है, कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल क्या था? दो लाइंस, उसके ऊपर यहां हमारे पास सिंबल है ट्रायंगल AB1C1 इज सिमिलर, दो लहराती हुई लाइंस, ट्रायंगल AB2C2। Two triangles are similar. बहुत बार इन जनरली लोग सिंगल को वर्ड यूज करते हैं, आप सिंगल यूज करें, दोनों ही चीजें लिख लो। इक्वल टू वो तो कॉन्ग्रुएंसी होती है बेटा। ये हुआ ट्रायंगल AB1C1। देखो मैंने इक्वल, गलती से भी इसको इक्वल मत समझना, इक्वल अलग सिंबल है। यहां पे क्या कर रहे हैं अपन, इसके अंदर कर्व दे रहे हैं, ठीक है। आपका एनसीईआरटी इसको यूज करता है, यूज दिस वन, कि भाई ये हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल। हाँ बेटा, मानो मतलब इसमें केवल जो दो ट्रायंगल्स हैं वही मतलब सिमिलर होते हैं, कोई भी दो। जिन दो ट्रायंगल के बारे में आप बात करेंगे वो सिमिलर है। अगर तीन ट्रायंगल के बारे में आप बात करना चाहते हैं
मैं तुम्हारे सिमिलर, तुम कार्तिक के सिमिलर, तो मैं कार्तिक के सिमिलर। ठीक है, मतलब ऐसे लिख सकते हैं मतलब कि A1 AB1 C1 is equals to AB2 C2 is equals to AB3 C2। वो तो कर सकते हैं ना बेटा, वो सारे के सारे सिमिलर है, मैंने पैरेलल ड्रॉ किए ना। अभी हम एक चीज समझना, अभी हम जैसे ही 2-3 थ्योरम प्रूफ करेंगे, तुम्हें ये पता चल जाएगा कि वो सारी की सारी थ्योरम्स क्या हम प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, जिस थ्योरम को मैंने कहा है कि 2 बार में समझ में आएगी, हम बिल्कुल इजी गोइंग भी प्रूफ कर सकते हैं, बट ठीक है, जो एनसीईआरटी फॉलो कर रहा है अपन उस तरीके से प्रूफ करेंगे। थ्योरम लिखें प्लीज। और इस थ्योरम को बाकायदा 2 बार 3 बार करके प्रूफ कर लेना, क्योंकि ये डायरेक्टली पूछी जा सकती है। इफ अ लाइन is drawn parallel to one side of a triangle, to intersect the other two sides in distinct points. The other two sides are divided in the same ratio. ये देखो, उस दिन आपके साइंस के क्लास में कितना फ्रिक्वेंट ये जा रहा था। ठीक है, ये भी अपने बिल्कुल कृष्णा जैसा हो गया है। कृष्णा क्यों? हमसे कहा गया इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, तो हम लाइन बीसी के पैरेलल ड्रॉ कर लें। इधर बेटा, 2 मिनट बाद सब लोग, थोड़ी देर बाद मैं अपने आप कहता जाऊंगा कि नोट करते जाओ। हमसे क्या कहा जा रहा है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, इसके पैरेलल ड्रॉ किया अदर 2 साइड्स में, हमने नाम दे दिया, क्या नाम दिया भाई, बी और ई, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। अदर 2 साइड का मतलब क्या है, जिसके पैरेलल ड्रॉ किया है उसके अलावा 2 साइड है। कौन सी, ए बी और
कोई जरूरी नहीं है हाफ होना। अरे भाई मैं इधर भी तो ड्रॉ कर सकता हूं, वो तो मिड पॉइंट वाले पे तू चला गया, ऐसे मत जा। ठीक है, तो हमसे कहा जा रहा है वी हैव टू प्रूव AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन, क्या दिया गया है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड। देखो ये थ्योरम याद भी होनी चाहिए, इन द सेम रेशो, मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन, ठीक है। अब फिगर बनाओ पहले। अच्छा तुमने सेम रेशो का मतलब 1:1 सोच लिया नहीं? अरे भाई कोई मुझे दिक्कत नहीं है, तेरे एग्जामिनर को दिक्कत ना हो जाए। देखो जो यहां फॉलो किया है, अगर तुमने BD लिखा है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम CE भी लिख देना उधर। तुम्हारे एग्जामिनर को दिक्कत हो गई ना तो तुम्हें नंबर कम मिल जाएंगे, बस फिर मुझे कहाँ दिक्कत होगी। जो कहा जा रहा है उतना ये करेगा नहीं। ड्रॉ कर लिया। अब देखो बेटा, हम प्रूफ कर रहे हैं, कोविड आपने देखा है, वैक्सीन तुरंत आ गई थी क्या? साइंटिस्ट की जान निकल गई है वैक्सीन लगाने में, कि कैसे डेथ को रोका जाए, कैसे क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। और हम क्या सोचते हैं, बेचारी थ्योरम हमें तुरंत समझ में आ जाए। ऐसे कैसे आ जाएगी? चले आगे। अब मैं यहां पे मिटा रहा हूं, यहां तक आप सबने ड्रॉ मतलब लिख भी लिया है। अब मैं कुछ स्टेप्स ले रहा हूं जो मैं क्लियर कट जानता हूं कि पहली बार में दिमाग में नहीं आते हैं। ABC कहीं भी ले लो, D और E, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, उस चीज को समझने की कोशिश कर। मैं इस ट्राइंगल ADE का एरिया निकालना चाह रहा हूं दो तरीके से, दो तरीके से ट्राइंगल ADE का एरिया निकालना चाहता हूं। किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू, यही होता है ना। अब मैं बात करता हूं ड्रॉ द लाइन इन ट्राइंगल ADE, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द vertex E to the line AD। मैं
ई से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? ई से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं। तो मैं ये कह सकता हूं कि एरिया ऑफ इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं एम, लेट इट बी एम। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, आप ही ने कहा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अब बेस बना हुआ है एडी और हाइट बनी हुई है एम ई। बनी हुई है कि नहीं बनी हुई? लिख लो। पहले वाले फिगर के बाद एक दूसरा फिगर, मैं कई फिगर बनाऊंगा, ध्यान रखना। मैंने पहले पहला फिगर बनाया है, अब मैंने ये दूसरा फिगर बनाया है। एक ही फिगर में अगर मैंने कई प्लस माइनस कर दिए ना बेटा, वो फिगर कचरा हो जाएगा। कोई दिक्कत दलाई लामा? प्लीज। चले आगे, लिख लिया सबने? अब सेकंड चीज, अब मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूं बीईडी। आपको फिर से एक नया फिगर बनाना है। अब सोचना एक बार के लिए, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अपना इधर सभी लोग ध्यान दें। सभी लोग इधर। अब मैं डीबी को बेस बनाऊंगा तो परपेंडिकुलर तो मुझे ई से ही डालना पड़ेगा ना? हाँ या ना? परपेंडिकुलर कहां से डालना पड़ेगा? ई से। तो इसके लिए कहीं ना कहीं मुझे इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। देखो ये वही एक्सटेंशन है, तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये वही एक्सटेंशन है। आकर्ष नहीं दिख रहा कि भाई बीडी को ही आपने ए तक एक्सटेंड किया है। अब जब आप यहां से परपेंडिकुलर डालोगे तो क्या ये एम नहीं दिखेगा आपको? भाई ई से बीडी पर कह लो या ए बी पर कह लो, जो परपेंडिकुलर होगा वो ई एम ही तो होगा। गई काम से? तो गई कि नहीं गई है? भाई इस पॉइंट से अब मैं कह दूं एडी पे परपेंडिकुलर या ए बी पे परपेंडिकुलर या बीडी पे परपेंडिकुलर, है तो बेचारा वही कौन? ई एम है। अब मैं कहता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, isn't it 1/2 base into height? This is 1/2 BD into ME. आया ना? नहीं आया? इसको इक्वेशन 1 कर देता हूं, इसको इक्वेशन 2 कर देता हूं।
अब मैं एक रेशो चाहता हूं, क्योंकि मुझे AD अपॉन DB का, इसको DB कर ले यार, क्योंकि बाद में मुझे DB लिखना है, DB लिख लेते हैं। सो मैं कह देता हूं कि इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, दोनों का रेशो ले लूं क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE divided by area of triangle BDE. This is 1 by 2 AD into ME divided by 1 by 2 DB into ME. तो 1 by 2 से 1 by 2 कट गया, ME से ME कट गया. This is AD upon DB. Yes or no? हाँ, दोनों के बेस का रेशो आ रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नोट कर लो यहां पर। हाँ, क्या समझाना है बोल, मैं सब कुछ दोबारा समझाऊंगा बेटा, बस बोल दे मुझे। हाँ या ना, अपन यो सोचे, देख अब लॉजिक समझा, यहां से इस पे बेस परपेंडिकुलर तो यहीं तक रहेगा ना। अब वो चाहे मैं इस लाइन सेगमेंट के लिए कहूं, चाहे इस पूरी लाइन सेगमेंट के लिए कहूं, चाहे इधर वाली लाइन सेगमेंट के लिए कहूं, चाहे इधर वाली लाइन सेगमेंट के लिए कहूं, हाँ या ना? भाई ऊपर पॉइंट है ना, यहां एक तरीके टेढ़ा है यार, तू टेढ़ा होके देख, टेढ़ा होके देख। मैंने पहले ही कहा था कि एक बार में ये चीजें नहीं समझ में आएंगी, फिर भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये लॉजिक्स क्लियर हुए कि नहीं हुए? ठीक है, चलो इक्वेशन 1 2 3 सब आप लोग ध्यान रखना। अब मैं फिर से फिगर बना रहा हूं, तो आपको तो बनाना ही होगा। बोल ना बेटा, क्या लिख सकते थे? हाँ हाँ हाँ, कहाँ 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 पे? बी, हाँ हाँ हाँ, तो हाइट इसी से, हाइट कहाँ से आएगी ये तो बता दे, हाइट होती क्या है? तो ट्रायंगल तो ये है, हाइट होती क्या पहले तो ये बता। यो नहीं, यो वाली हाइट होती है क्या? हाइट मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ, क्या?
DE, हाँ ये हाइट है क्या? ये आपको एक ये राइट एंगल दिख रहा है क्या? ये राइट एंगल है क्या? फिर जब मैं कह रहा हूं हाइट का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फिर तो मेरी हाइट, मेरी जो परपेंडिकुलर लेंथ है तेरे से भी सेम और उससे भी सेम है, दिख रही है क्या? दिख रही है क्या? दिख रही है, सेम दिख रही है। यहां से ये डिस्टेंस और यहां से वो डिस्टेंस, फिर कैसे? भाई हाइट का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जो भी परपेंडिकुलर, अब तुम खुद देखो, ई मतलब बी से डी की डिस्टेंस, मतलब कौन सा, ई से डी की डिस्टेंस वो परपेंडिकुलर है क्या बीडी पे? बस। बट ईएम वो परपेंडिकुलर है बीडी पे, बस उसको आपको एक्सटेंड करना पड़ा है। इससे आगे की बातचीत दूसरे ट्रायंगल पर है जो अपन कल करेंगे, एक साथ करेंगे नहीं होगा। यहां तक दोबारा बता के आप ये समझना, मुझे कल फिर से पूरा बताना पड़ेगा, परसों बताना पड़ेगा, मतलब 2 क्लास में, तब जाकर के ये थ्योरम क्लियर होगी। आप में से कोई भी ये सोचेगा कि तुरंत क्लियर हो जाए, नहीं होगी। हाँ सर, नहीं आया ना, तो ऐसे कैसे आ जाए?